खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। बहुत बहुत स्वागत आप तमाम लोगों का जो इस प्रोग्राम के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के जम्मू स्टूडियो से बराह रास्त मैं आपके साथ आसिफ रशीद। इस प्रोग्राम में हमारा और आपका साथ ठीक 10 बजे तक रहेगा। मुख्तलिफ मौज़ूआत इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। खबरें हैं, तज्ज़िया और तबसरा होगा, माजी की कुछ बात होगी और माजी में कुछ ऐसे वाक़यात जिनसे हमने मुस्तक़बिल के लिए क्या हिकमत अमली तरतीब दी, क्या सीखा, इस पर ज़रा थोड़ी देर में गुफ्तगू शनीद करेंगे। आज का दिन काफ़ी अहमियत का हामिल न सिर्फ सियासी एतबार से बल्कि जम्मू कश्मीर में इक्तसादी तौर पर भी क्या इक़दामात उठाए गए, इन 10 बरसों का एक खाका आपके सामने रखेंगे। साथ साथ कुछ अहम तरीन शख्सियात जम्मू कश्मीर के अंदर चूँकि असम्बली इंतखाबात चल रहे हैं और शुरुआत होने जा रही है, 2 हफ्तों के बाद पोलिंग है पहले मरहले के तहत। उससे पहले तमाम पार्टियां अपने स्टार कैंपेनर्स को मैदान में उतार रही हैं, उस पर थोड़ी देर में चलेंगे। आज के दिन भी और आइंदा 3-4 रोज में दारुल-हुकूमत दिल्ली से किसका रुख जम्मू कश्मीर होने वाला है। साथ साथ आपको बताएंगे खवातीन की नुमाइंदगी पर काम करेंगे। पहले मरहले में हमने बात की थी कि खवातीन को नुमाइंदगी का कम मौका मिला, दूसरे मरहले में पोजीशन क्या वो बताएंगे। आज़ाद उम्मीदवारों की बात होगी, इस बार उनका क्या रूल रहने वाला है खास तौर से इन इंतखाबात में। और साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपकी कॉल्स और उस मौजू पर यानी उड़ता जम्मू कश्मीर के नाम से जो हमने खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया है, 2 माह मुकम्मल हो गए हैं। एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और आज कुछ नए आदाद शुमार आपके सामने इस प्रोग्राम के जरिए रखेंगे। ये सारे मौज़ूआत 10 बजे तक डिस्कस होंगे। 9:45 के आसपास कोशिश रहेगी कि आज आपकी कॉल्स ली जाएं, आपकी बात सुनी जाए। एतवार का दिन है, साल 2024, सितंबर की 8वीं तारीख। हिस्ट्री ऑफ द डे में आज 8 सितंबर की अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक अहमियत क्या है बताएंगे मेरे साथी गौहर, और उसके बाद एक एक करके खबरों, तज्जियों और तबसरों की जानिब बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 8 सितंबर है और आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात वाक़यात जो हम आपकी नज़र करते हैं, उसके बाद ही बाज़ाब्ता तौर पर ख़बरों की शुरुआत करेंगे। और आज ही के दिन साल 1380 में मंगोल और रूस हुक्मरानों के दरमियान कली कोआ की लड़ाई की शुरुआत हुई है, वो आज ही का दिन था और साल था 1380। और आज ही के दिन 8 सितंबर 1900 टेक्सास के ग्लेस्टन में गुर्दाबी और समंदरी तूफान से करीब 6000 अफराद की मौत हुई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1920 में अमेरिका में हवाई ट्रैक खदमात का आगाज़ हुआ है। और आज ही के दिन 8 सितंबर साल 1926 में लीग ऑफ नेशंस ने जर्मनी हुकूमत को तस्लीम किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1946 में बल्गेरिया में शहनशाहियत का खात्मा हुआ है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1962 में चीनी फौज ने हिंदुस्तान की मशरकी सरहदों में दरअंदाजी की, वो आज ही का दिन था और साल 1962। और आज ही के दिन साल 1991 में जमहूरिया मकदूनिया को आज़ादी मिली है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 8 सितंबर साल 2002 में नेपाल में माओवादियों ने 119 पुलिस एहलकारों को हलाक किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2006 में महाराष्ट्र के नासिक जिला में मालेगांव बम धमाके हुए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1966 में यूनेस्को ने लोगों को तालीम के तय बेदार करने के लिए लिटरेसी डे मनाना शुरू किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1960 में साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के शौहर फेरोज गांधी का इंतकाल हुआ है। और आज ही के दिन साल 1933 में हिंदी फिल्मों के मशहूर गुलकारा आशा भोसले की पैदाइश हुई है। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से बात, यानी कि आज 8 सितंबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हमने बताया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए, इससे पहले हम जम्मू कश्मीर की खबरों पर आए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर एक बयान सरहद पार से आया। साल 1999 की भारत पाकिस्तान के दरमियान जंग, और इस पर जब जब सवाल पूछा गया तो पाकिस्तान की हुकूमत और फौज का अपना अपना मौक़िफ़ इस पर था। एक दूसरे पर जरूर जिम्मेदारी डाली जाती रही, लेकिन खुले तौर पर यह एतराफ़ पाकिस्तान नहीं कर रहा था कि इस जंग में बराह रास्त पाकिस्तान का रोल है, पाकिस्तान का किरदार है। पहला इस तरह का बयान 20 बरसों की तवील मुद्दत के बाद, या 25 बरस आप कह लीजिए, पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से आया, जहां पाकिस्तानी फौज के जनरल हेडक्वार्टर या GHQ में अपनी नौयत का पहला एतराफ़ी बयान जनरल आसिम मुनीर, जो पाकिस्तानी फौज के सरबराह है, उनकी जानिब से आया और सीधे तौर पर कहा कि करगिल जंग में पाकिस्तान का हाथ था। न सिर्फ
1948, 1965, 1971 की जो जंगें थी, उनमें जो किरदार पाकिस्तान का रहा, कहा कि वहां पर हमारी कौम ने, हमारी अफवाज ने नुकसान उठाया। साथ साथ अहम तरीन जंगों में, या जब ये कह रहे थे कि महाज जितने भी अब तक भारत के साथ शुरू हुए, सरहदों पर जितना भी जिन इलाकों में तनाव रहा और बाद में जंगें हुई, उनमें करगिल की 1999 की जंग भी है। जून जुलाई में जहां मुल्क के अंदर तमाम रियासतों और यूटीज में सख्त गर्मी होती है, करगिल के इन बालाई हिस्सों में या पहाड़ी सिलसिले में टाइगर हिल और आसपास के इलाकों में जब पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ, तो उस वक्त एक बयान सामने आया कि पाकिस्तान के अंदर जो कबायली हैं उनकी जानिब से ये हमले किए गए। नवाज शरीफ पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम थे, और बाद में जाकर तकरीबन 1.5 महीने बाद एक और बयान आता है जिसमें जनरल परवेज मुशर्रफ को इस जंग के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने यह मौकिफ जाहिर किया कि इस जंग के लिए पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, सिविल गवर्नमेंट के साथ, इस्लामाबाद के साथ किसी तरह की कोई मुशावरत नहीं हुई, और करगिल जंग अपनी जिम्मेदारी पर और खुद से हमला जनरल परवेज मुशर्रफ की क़यादत वाली फौज ने किया। बाद में जाकर हम सब जानते हैं कि तख्ता पलटा, जनरल परवेज मुशर्रफ ने मियां नवाज शरीफ को तख्ते से हटाया और खुद पाकिस्तान के वो सदर बने। लेकिन सूरत हाल यह है कि जब जब इस जंग पर सवाल पूछा जाता रहा, पाकिस्तान ने इस सवाल का बराह रास्त जवाब देने से इनकार किया, या ये कहा कि हुकूमत की जानिब से इसकी जिम्मेदारी है तो वो जवाब देगी, जबकि हुकूमत फौज पर डालती रही। पहला बयान 25 बरसों के बाद जनरल आसिम मुनीर, जो कि डिफेंस डे की मुनासबत से एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, और कहा कि तमाम सिपाहियों को खराज अकीदत पेश करते हैं। कौम, हमारी कौम या पाकिस्तानी कौम को रेफर करते हुए कह रहे हैं कि एक ताकतवर और बहादुर कौम है जो आज़ादी की कद्र को समझती है। लेकिन इसी के साथ अगली लाइन कही कि 1948, 1965, 1971 में पाकिस्तान और भारत की जंग, जिसमें करगिल जंग भी 1999 में शामिल है, और सियाचिन का महाज, हजारों लोगों ने जानों का नजराना पेश किया। इन दोनों हिस्सों को हम कभी भुला नहीं सकते, और बराह रास्त पाकिस्तान का इसमें हाथ होने का एतराफ एक तवील मुद्दत के बाद किया गया। जनरल आसिम मुनीर का एक छोटा सा बयान आप तक पहुंचाएंगे और उसके बाद जम्मू कश्मीर की खबरों पर आते हैं। पर डट कर मुकाबला किया। यकीनन पाकिस्तानी कौम एक जर्री और बहादुर कौम है जो आज़ादी की अहमियत को निभाना और इसकी कीमत चुकाना अहसन तरीके से जानती है। 1948, 1965, 1971 या कारगिल की पाक बहारत जंगें हों या सियाचिन का महाज, हज़ारों शहदा वतन की सलामती और हुर्मत की खातिर कुर्बान हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और सब्र आज़मा गैर रवायती जंग में कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है। आसिम मुनीर पाकिस्तानी फौज के सरबराह करगिल जंग पर उस वक्त बयान दिया जब वो GHQ में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की हो रही है, तो जरा आपको 10 साल पहले जो कुछ हुआ था उसकी तरफ लिए चलते हैं। साल 2014 दिन आज का था। हिस्ट्री ऑफ द डे में आपने बताया या देखा कि 8 सितंबर 2014 की वो तारीख जब जम्मू कश्मीर की आवाम, बिलखुसूस कश्मीर खित्ते के अंदर मुतअद्दिद इलाकों में सख्त मुश्किलात से दो चार नजर आई, और ये वो दिन था जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन आज 8 सितंबर 2024 में ठीक 10 बरसों के बाद, यानी कश्मीर में जो सैलाब की तबाहकारियां थी उसकी 10वीं बरसी है, 10 साल मुकम्मल हो गए हैं, और माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरीकों पर के तहत काम होना चाहिए। आज के वक्त में हम कहाँ खड़े हैं ये जानना, ये दिखाना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। साल 2014 आप सब जानते हैं, सितंबर का महीना, मूसलाधार बारिशें दोनों खित्तों के अंदर थी, और सैलाब की तबाहकारियों ने सैकड़ों लोगों की न सिर्फ जानें ली बल्कि लाखों लोग शहर श्रीनगर या वस्ती कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में उस वक्त मुतासिर हुए जब शुरुआती या पहला ही हफ्ता जो बारिशें वादी कश्मीर के अंदर लेकर आया, और जम्मू के अंदर भी सूरत हाल मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह की थी। पीर पंचाल खित्ते के अंदर या फिर आप चिनाब वैली की तरफ जाएंगे तो आज भी उस वक्त आए तबाहकुन सैलाब ने अपने निशान छोड़े हैं। 10वीं बरसी पर जम्मू कश्मीर के अंदर इन 10 बरसों में आप सब जानते हैं कि 5 बरस कबल एक अहम तरीन मनसूबा भी शुरू हुआ जिसमें इन सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश हुई। जहां जहां साल 2014 में नुकसान हुआ, 2018 में एक बड़ा मंसूबा सरकार ने हाथ में लिया जिसको स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का नाम दिया गया, जो श्रीनगर और जम्मू में मुल्क के 100 बड़े शहरों के साथ शुरू हुआ। और साल 2024 में ये कहां खड़ा है उस पर भी थोड़ी देर में चलेंगे। और जेहलम राजबाग रिवर फ्रंट जो श्रीनगर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 30 मई
2023 को जिसका इफ्तिताह हुआ, इसका बुनियादी मकसद क्या था और एक बड़ा मंसूबा जिसके तहत यह बताने की कोशिश हुई कि दोबारा अगर मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल बनती है तो वादी कश्मीर के अंदर मकामी आबादी या फिर इंतजामी सतह पर काम करने वाले जिम्मेदारान कितना तैयार हैं, इस चीज का जरा आज जायजा लेंगे। श्रीनगर चलेंगे, एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर भी हमारे साथ हैं। ये तस्वीरें आपके सामने 2014 की तबाहकारियां उस वक्त की जब सूरत हाल थी तो फौज, पुलिस, मकामी सतह पर जितनी भी रजाकार तंजीमें हैं, फलाही इदारे हैं, जिस चीज से जैसे मुमकिन हो सका था उसने अपने अपने हिसाब से काम किया था। लेकिन आज इसलिए भी एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है क्योंकि बड़ी बातें, बड़े दावे किए गए, लेकिन जो माहिरीन की एक और रिपोर्ट आज ही 10वीं बरसी पर आई है, जिस चीज की तरफ वो इशारा कर रही है उसके क्या मानी है, जरा ये भी समझने की कोशिश करेंगे। श्रीनगर चलेंगे, एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ है। इशफाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जिस मकाम पर आप खड़े हैं ये वो हिस्सा है जो तबाहकुन सूरत हाल से साल 2014 में आज ही के दिन बुरी तरह मुतासरा इलाकों में से एक था। आज अगर मैं ये पूछूं कि साल 2014 से हमने क्या सबक सीखा, इन 10 सालों में हमने क्या बदलाव देखा, और एक सीधा सा सवाल कि मुस्तकबिल में खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल बनती है तो हम कितना तैयार हैं। आसिफ, बिल्कुल आपकी बात सही है। आज से 10 साल कबल 1 सितंबर को बारिशें शुरू हुई थी, 7 सितंबर तक वो चली थी, और आज ही का दिन था जब ये जहलिम जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये लबालब भरा हुआ था और अचानक से ये ब्रीच हुआ और एंटायर ये जो मेरे राइट फ्रंट साइड पर मेरे कैमरा के बैक एंड पर एरिया है, ये आनन फानन में पानी पानी हो गया और ये जवाहर नगर, राजबाग, गोगजीबाग और सारा इलाका जो है ये पानी पानी हुआ था। और न सिर्फ यही इलाका बल्कि जब आप एदाद-ओ-शुमार को खंगालते हैं, 7 तारीख के बाद के डिटेल्स को देखते हैं, तो तकरीबन जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई 2600 के करीब गांव सबमर्ज हुए उस भयानक बाढ़ की वजह से, उस मूसलाधार बारिश की वजह से जो तकरीबन 5 से 6 दिन चली, और ये 2600 के करीब गांव थे जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। उन 2600 में से 300 गांव ऐसे थे जो मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर रहे और बाकी मांदा जो गांव थे वो आधे आधे रहे थे। और ये साफ कर दिया गया था, जो सेंसस 2011 का था उसके मुताबिक 15 से 20% घर ऐसे थे जो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गए थे। और कुल मिलाकर ये जो खसारा कहा गया था, जो होटल्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज का हुआ था, वो 2630 करोड़ के आसपास हुआ था। 2014 में ही सर की जब ये मामला थोड़ा सा ठीक हुआ, बारिशें खत्म हुई, पानी निकला, तो सरकार की तरफ से ये साफ किया गया कि अब हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। और नई दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक कुछ कमेटियां बनाई गई, जिन कमेटियों ने एसेस किया कि आखिर क्या वजह है कि शहर श्रीनगर नहीं बल्कि खन्ना बल से खादिन यार तक पूरा इलाका जो है वो पानी पानी हुआ था। और वो असेसमेंट रिपोर्ट जब सामने आई तो पता लगा 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसको लेकर न माजी में काम हुआ, और आज जब हम 14-10 साल के बाद यहां पर खड़े हैं, और आज के दिन भी अफसोस ये है कि वो बड़ा मंसूबा अभी भी पाए तकमील तक नहीं पहुंचा, और आज भी हम उसी रेड लाइन एरिया के अंदर हैं, उसी सरफेस पर खड़े हैं कि अगर खुदा ना खास्ता 5 से 6 दिन तक बारिशें होती हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अचानक ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। नो डाउट शहर को खूबसूरत, जाज़्बे नजर, स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन उस स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में भी इस चीज का जरा भी ख्याल नहीं रखा गया कि अगर 2 दिन तक पानी आता है, बारिशें होती है, तो पानी की सूरत हाल या पानी के निकासी की सूरत हाल क्या होगी। शहर पानी पानी हो जाता, वो तो अलग बात है। लेकिन अब जब हम इस जहलिम की बात करते हैं, जो आप ये देख रहे हैं, ये जो जहलिम है, इसकी डेप्थ देनी थी, इसकी खुदाई करनी थी, और इसके जो बांध है जो टूटे थे इनको दुरुस्त करना था। हुकूमती इदारों और कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इस पर उतना काम नहीं हुआ है जितना करना था। जितना हजारों क्यूसिक पानी इसमें समेटना चाहिए वो आज के दिन भी नहीं होगा, क्योंकि चंद इलाकों के अंदर जरूर खुदाई का काम हुआ है। रेस्ट जब आप यहां से लाल चौक से नीचे की ओर जाएंगे और जहलिम को बारामुल्ला तक जाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सूरत हाल इंतहाई खराब है। यानी जहलिम रिवर फ्रंट
नो डाउट मैं जहां पर खड़ा हूं ये फ्रंट बड़ा खूबसूरत बनाया गया है, पाथ बनाए गए हैं चलने के लिए, लेकिन क्या ये साइंटिफिक तरीके से सही है, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कल जब एक बड़ा सेमिनार यहां हुआ था तो उसमें काफी बड़े सवाल इस पूरे मामले पर उठाए गए हैं। रेस्ट जब आप इसको और देखेंगे तो हमारे पास फ्लड चैनल है जो इंतहाई अहम काम निभाती है तब जब पानी ज्यादा आता है और उसकी ओर पानी चला जाता है और वो आगे फिर वुलर तक चला जाता है। उसमें भी एंक्रोचमेंट्स है और वो एंक्रोचमेंट जरूर ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी थे कि उसको हटाया जाए, लेकिन टिल नाउ वो सारी की सारी उसी तरीके की है। और वहां पर भी जो ड्रजिंग का काम था, जिस कंपनी को वो सौंपा गया था, कोलकाता वाली कंपनी को पहले सौंपा गया, फिर दूसरी कंपनी को काम सौंपा गया, वो काम आज भी अधूरा है, वो पूरी तरह से नहीं किया गया है। यानी जो खनबल से खादी यार का ख्वाब देखा गया था 2014 के सैलाब के बाद कि हमने अब एक नई हिकमत अमली को जन्म देना है, एक नई हिकमत अमली के साथ काम करना है, वो आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। लेकिन जरूर जहलिम के दो बाड़, यानी एक साइड जो आपको राजबाग वाला एरिया है, इसमें आपको दो साइड में चलने की जगह मिलेगी, खूबसूरत पाथ मिलेगा, लेकिन जो डेप्थ ऑफ द जहलिम है वो आज भी वैसी है। और आज भी वो सवाल पैदा हो रहा है जो सवाल 2014 को पैदा हुआ था जब 5 से 6 दिन तक बारिशें हुई थी और ये जहलिम लबालब भरा हुआ था। और आज भी सूरत हाल वही है, ड्रजिंग के नाम पर वो जो बड़ा काम हाथ में लेना था वो आज भी नहीं लिया। इशफाक, इब्तदाई तौर पर हमने उस वक्त देखा था कि सरकार ने 200 करोड़ रुपए, उमर अब्दुल्ला की सरकार ने खर्च किए, 3.5 लाख के आसपास जो मुतासरीन की तादाद थी और जो लोग मारे गए उनके घर वालों को सरकार की तरफ से मदद थोड़ी सी की गई। और वज़ीर आज़म की तरफ से 745 करोड़ का जो पैकेज था, रेनोवेशन पैकेज, और 6 बड़े अस्पतालों के लिए खुसूसी रकम दी गई। मरकजी सरकार की तरफ से 175 करोड़ रुपए के आसपास कहा गया कि खर्च होगा। ये तो एक तरफ की बात थी कि जो चीजें तबाह हुई उनको कैसे दोबारा ठीक करना है, लेकिन इस दौरान एक और बड़ा और शदीद किस्म का नुकसान वो था कुदरती वसाइल का, आबी पनाहगाहों का, आबी ज़खायर का। अगर उन छोटे छोटे एरियाज में, डल के आसपास बाकी एरियाज जहां पर भी आबी ज़खायर हैं, उनकी बहाली के लिए जो इकदाम उठाए गए, माली पैकेज अपनी जगह, लेकिन आज जब 10 बरसों के बाद उन एरियाज को देखते हैं तो कोई किसी हद तक इंप्रूवमेंट वहां नजर आती है? देखिए, ऐसा नहीं है कि इंप्रूवमेंट्स नहीं हुई है, बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स ग्राउंड जीरो पर आप देखेंगे, लेकिन जो सबक सीखकर जो ब्लूप्रिंट बनाया गया था उस ब्लूप्रिंट को मिनो अन इंप्लीमेंट करना था जम्मू कश्मीर के अंदर, ताकि अगर इस तरीके की सूरत हाल दोबारा पैदा होती है तो जम्मू कश्मीर वो नज़ारा ना देखे, स्पेशली सिविल एरियाज वो नज़ारा ना देखे जो हमें देखना पड़ा था। काम थोड़ा सा जरूर हुआ, लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट को जब आप खंगालते हैं, जब आप टेक्निकल लोगों से बात करते हैं, जब आप फ्लड मैनेजमेंट के लोगों से बात करते हैं, तो वो खुलकर इस बात का बरमला इजहार करते हैं कि जनाब जो टेक्निकलिटीज को यूज करना था आबी वसाइल को बचाने के लिए, फिर आबी मादनियात को बचाने के लिए, फिर इंसानी जानों को बचाने के लिए, उन तमाम चीजों को बालाई ताक रखा गया है। लेकिन इस बीच सबकी नजरें आज भी जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट पर है, जहां पर ऑलरेडी ये मामला जेर समात है। और जून का महीना था सन 2024 में जब सरकार को कहा गया कि आप डिटेल एफिडेविट दे दीजिए कि आपने जो मंसूबा हाथ में लिया 10 साल में वो पूरा क्यों नहीं हुआ। बड़ा सवाल आज के दिन में भी है कि एनक्रोचमेंट्स आज भी बहुत सारी जगहों पर है। जो खुदाई का काम करना था, डेप्थ देना था जहलिम को, डेप्थ देना था फ्लड चैनल को, वो आज भी मुकम्मल नहीं हुआ है। और फिर साथ साथ जिस तरीके से बांध, जो ये बंद बने हैं, जिस तरीके से इनको बनाना था, क्या ये टेक्निकली साउंड है, वो चीजें आज भी पूछी जा रही हैं। तो सवाल आज भी वही है 10 साल के बाद कि फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम और जो अलार्म सिस्टम की बातें हो रही थी, वो अलार्म सिस्टम क्या लग चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर? क्या उस सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए लोग हमारे पास आयल है? और क्या आज के दिन खुदा ना खास्ता अगर इस तरीके की नागानी वबा आती है और बारिशें होती हैं तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? तो सूरत हाल ये है कि अगर सिर्फ चंद घंटे बारिशें होती हैं, शहर पानी पानी होता है, गांव देहात की सूरत हाल तो पहले ही सबके सामने है। इशफाक, एक और चीज जानना चाहेंगे, ऐसे 10 सालों में ऐसी कौन सी वो वजूहात रही हैं जिसकी वजह से आज भी हम उस चीज से सबक नहीं सीख रहे हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन दोबारा न पैदा हो जो आज से 10 साल पहले सिचुएशन पैदा हुई? क्योंकि आज हम देख रहे हैं, चाहे नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे या सेंट्रल कश्मीर की बात करेंगे, बारिशें थोड़ी होती हैं तो उसके बाद ही सड़कें ज़ेरियाब, नदी नालों में इस तरह की सूरत हाल, जो पानी होता है वो घरों के अंदर भी दाखिल होता है। कौन सी ऐसी वजूहात हैं इन 10 सालों के दौरान हमने उस चीज़ से सबक नहीं सीखा ताकि आइंदा ऐसी कोई सिचुएशन पैदा ना हो?
सबसे बड़ी बात सियासी शोरिश मेरी नजर में, जिसकी वजह से जो बुनियादी मामले हैं उस पर तवज्जो ही नहीं जाती है। बिल्कुल। हम फरोही मामलों पर जाते हैं कि हमारे पास ये बड़े सियासी मामले, इनका हल कैसे होना है, इस पर डिबेट डिस्कशंस होती है। लेकिन जहां पर 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई हो, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ हो, सरकार उलट पुलट हुई हो जम्मू कश्मीर के अंदर इसके नाम पर, लेकिन हमने सीखा क्या? तो सियासी शोरिश एक बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह जो इन 10 सालों में हमने देखी वो अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है, यानी जवाबदेही कहां पर है। न पॉपुलर गवर्नमेंट में 2019 से पहले और न पॉपुलर गवर्नमेंट के बाद 2019 के बाद जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यहां पर चार्ज लिया, अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है। और यह दूसरी बड़ी वजह है। तीसरी बड़ी वजह जो मेरी नजर है और जो एक्सपर्ट्स का मानना वो ये है कि टेक्निकल नो हाउ जानने वाले लोग, जिन्हें फ्लड मैनेजमेंट का पूरा ज्ञान है, जो इंटरनेशनल फोरम्स पर अपने सेमिनार्स और सिंपोजियम्स में हिस्सा लेते हैं, उनका फीडबैक जो आया उसको हमने कितना लेटर एंड स्पिरिट अडॉप्ट किया, यह भी एक बड़ी वजह है। तो इसके साथ साथ जो मास्टर प्लान हमारा है, श्रीनगर का मास्टर प्लान है या जम्मू कश्मीर का जो हमारा पूरा मास्टर प्लान होना चाहिए, उसमें फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर जो बातें बताई जाती है उनकी इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। जहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर फ्लड मैनेजमेंट चैनल है, लेकिन वहां पर भी अगर घर बनेंगे और वो घर पुख्ता होंगे, वहां पर बिजली भी होगी, वहां पर पानी भी होगा, फोन के कनेक्शंस भी होंगे, तो सवाल तो इंतजामिया से पूछा जाएगा। अगर वो इलाका इसलिए रखा गया था कि खुदा ना खास्ता पानी ज्यादा हो तो वहां की ओर पानी को मोड़ दिया जाए, तो वहां पर आपने बेसिक इम्यूनिटीज देकर उस कॉलोनी को रेगुलराइज किया है। ये रेगुलराइज किन लोगों ने किया? वोट बैंक पॉलिसी इसमें सबसे बड़ी वजह है। तो यही वजह है कि झील डल वोट एक और चीज जानना चाहूंगा, सियासत वैसी हुई। क्या इंतजामिया के साथ साथ जो आम लोग हैं जो इन नदी नालों के नजदीक रहते हैं या दीगर लोग भी, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज के जिम्मेदार हैं कि जिस तरह से ये सैलाब का खतरा बनता रहता है? 100% जो लोग पहले एक टीन शेड बनाते हैं जहलिम के किनारे पर, किसी भी नदी नाले पर, और बाद में 1 महीने 2 महीने के बाद छोटी सी दीवार चढ़ाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसके ऊपर मकान बन जाता है और 1-1.5 साल के अंदर 3-4 स्टोरी मकान बन जाता है, तो जिम्मेदारी अवाम की भी है और जिम्मेदारी आम लोगों की है, मोहल्लेदारों की है, जिनको पता है कि यहां पर मकान बनाने का मतलब हम दस्तक दे रहे हैं तबाही को और हम इनको अलाउ कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जनाब अब लड़ेगा कौन। वैसी ही सूरत हाल जो ड्रग्स के मामले पर है वही यहां पर भी है। हमें सब कुछ पता है कौन लीगल है कौन इलीगल है, किस तरीके से इलीगल चीज चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि जवाब देने वाला कोई नहीं, सवाल पूछने वाला कोई नहीं। माहौल कुछ इस तरीके का बना हुआ है एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर कि सवाल जवाब का निजाम ही खत्म हो गया है, जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी फुकदान में है और अफसर मनमानी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज 10 साल के बाद मुसीबत है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक, आप हमारे साथ रहिएगा। इस मामले के साथ साथ एक और मामले पर भी आपके पास चलेंगे, लेकिन दिन भर हमारी इस सूरत हाल पर भी नजर रहेगी क्योंकि 10 बरस मुकम्मल हुए हैं। मुख्तलिफ इलाकों से कोशिश करेंगे कि आप तक रिपोर्ट्स पहुंचे। वो एरियाज जिनको रेड जोन करार दिया गया, इसके बावजूद भी वहां तामीरात हुई, किसकी इजाजत से हुई? फिर 2 बड़े डिपार्टमेंट्स, जो पहले लावड़ा कहलाता था और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जब कभी तामीरात की या टाउन प्लानिंग की बात होती थी तो कहीं पर अगर कोई तनाज़ा खड़ा होता था तो दोनों एक दूसरे पर उंगलियां उठाते थे या एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देते थे। तो अब वो चूंकि एलसीएम में कहलाता है और फिर उसके आसपास जो बाकी टाउन प्लानिंग में जिस डिपार्टमेंट का बड़ा कलीदी किरदार है उसका क्या रोल है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर रही है, बाकी इदारे जिनको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी, फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट, ये सारे लोग मिलकर क्या अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी के फुकदान की जब बात कर रहे हैं तो तालमेल का भी फुकदान है? इस सवाल का जवाब जरूर तलाशने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ बात जरा सियासी मोड़ की भी करते हैं। दीगर कुछ ऐसे मामला हैं जो आप तक पहुंचाने हैं और इंतखाबात की तरफ जब जम्मू कश्मीर 10 सालों के बाद जा रहा है, जब फ्लड्स आए थे तो उसी वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर उसका मतलब ये कह लीजिएगा कि उसके आसपास चुनाव हुए तो 10 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन 10 सालों के बाद होने वाले ये चुनाव दिलचस्प क्यों है? मुख्तलिफ पार्टियां सरगर्म हैं। इस बार तमाम पार्टियां जो पहले से चुनाव लड़ती आई हैं, इनमें 2-3 नई जमातें हैं जिनमें डीपीएपी, अपनी पार्टी और एआईपी ज्यादातर जगहों पे जो पहले भी चुनाव लड़ती थी, लेकिन उम्मीदवार काफी जगहों से मैदान में उतारे हैं। लेकिन ये चुनाव हर गुजरते लम्हे के साथ दिलचस्प मोड़ में दाखिल हो रहा है। वजह यह है कि आजाद उम्मीदवार, ऐसे लोग जो मुख्तलिफ शोबों से आ रहे हैं या किसी ने कोई पार्टी छोड़ दी है
नाराजगी वाला एक फैक्टर दिखा, मुख्तलिफ पार्टियां छोड़कर मैदान में उतर गए और इस वक्त रिवायती सियासी जमातों के सामने एक मजबूत उम्मीदवार की हैसियत से भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस वक्त जितने कैंडिडेट्स पहले और दूसरे मरहले में आपके सामने हैं, इनमें 44% 44% ऐसे उम्मीदवार हैं पहले मरहले में, जहां पर 219 और दूसरे मरहले में आपके सामने टोटल उम्मीदवार 267 हैं। इनमें से 44% आजाद उम्मीदवार इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। 2 मराहिल हैं, पहले 2 फेसेस, पहले में 92 और दूसरे में 122। इशफाक गौहर हमारे साथ मुसलसल श्रीनगर से ज्वाइन किए हैं। इशफाक, इस बार इन चुनावों में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का क्या रोल रहने वाला है? देखिए, अगर आप आजाद उम्मीदवारों की बात करेंगे, जैसे आपने खुद कहा कि 44% टोटल उम्मीदवार अभी तक मैदान में आए हैं 2 फेज के अंदर। जिन 2 फेजेस के लिए नोटिफिकेशंस कंप्लीट हो गई हैं, नॉमिनेशंस फाइल कंप्लीट हो गए, तो कुल मिलाकर 214 उम्मीदवार। 214 आजाद उम्मीदवारों का आने का मतलब ये है कि एंटायरली गेम चेंज हो सकता है। और इसका खुलासा अगर आप देखेंगे, कल उमर ने भी खुद किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आजाद उम्मीदवार उतर रहे हैं मैदान में, ये सीधी सी बात है कि आने वाली असेंबली में एक की चेन जो है वो आजाद उम्मीदवारों के हाथ में लग सकती है, अगर इत्तेहाद को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया। इत्तेहाद मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को। लेकिन जब आप देखते हैं ये आजाद उम्मीदवारों, कहीं ना कहीं पार्टियां भी है जो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन अब वो मैदान में उन्हें आप इंडिपेंडेंट भी कहते हैं, जिनमें अवामी इत्तेहाद पार्टी है जो शेख रशीद साहब चला रहे हैं, जो जेल के अंदर है। अभी तक 26 उम्मीदवार उनकी तरफ से मैदान में आए हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जब आप वेबसाइट को खंगालते हैं तो पता लगता है कि 24 हल्का जो पहले फेज में जा रहे हैं इंतखाब के अंदर, उसमें 92 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो आजाद उम्मीदवार हैं। और उन आजाद उम्मीदवारों में से भी सूरत हाल ये है कि 7 कैंडिडेट गांधरबल से हैं जो आजाद उम्मीदवार हैं, 5 कैंडिडेट हजरतबल से हैं, 6 खानियार से हैं, 7 हबाकदल से है, 5 लालचौक से है, 3 छानपोरा से है, 7 जड़ीबल से है, 8 ईदगाह से है और 8 सेंट्रल शालटेंग से है, 5 बड़गाम से है, 7 बीरवा से है, खान साहब से 4 है, 5 चार शरीफ से है, 2 चाडूरा से है, इसी तरीके से 2 गुलाबगढ़ से है। इसी तरीके से जब आप देखते हैं 4-5 करके एंटायर सेकंड फेज में और फर्स्ट फेज में जो है। लेकिन बाय एंड लार्ज जब आप देखेंगे, जब ये आजाद उम्मीदवारों की हम बात करेंगे, जो हम बता रहे हैं कि 214 के करीब उम्मीदवार हैं, तो ये एक की चेन बन सकती है और आने वाले दौर के अंदर ये एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। तो क्या ये माने कि हुकूमत साजी के लिए किंग मेकर का रोल हो सकता है इनके पास, अगर ये इसमें से हाफ भी जीत कर आते हैं, 20-22% के आसपास भी? देखिए, अगर आप कश्मीर प्रोविंस की बात करते हैं ना, तो इसमें सूरत हाल एंटायरली डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू जम्मू, क्योंकि कश्मीर के अंदर वोट फैक्शन और डिवीजन जो है वो बहुत ज्यादा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अगरचे वोट को समेटने की कोशिश कर रही है एक जगह पर, लेकिन दूसरी जगह पर आप देखें तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का भी खीमा है। फिर आप अवामी इत्तेहाद पार्टी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, फिर आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, जमात इस्लामिया के फैक्टर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, और इस तरीके से और भी फैक्टर्स हैं जो यहाँ कश्मीर घाटी के अंदर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ वोट जो है वो बहुत ज्यादा होगा। और यहाँ पर मुझे अंदाजा है कि अगरचे बहुत ज्यादा तादाद में कैंडिडेट्स हैं, लेकिन उनमें मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो मजबूत दावेदार हैं साउथ के अंदर और इस श्रीनगर शहर के अंदर जो ये 5-7 कॉन्स्टिट्यूएंसियां, यहां पर भी कुछ दावेदार मजबूत जरूर नजर आ रहे हैं। अगर 7 से 8 लोग भी जीत कर आते हैं पहले 2 फेजेस के अंदर, तो एंटायरली गेम चेंज होगा और इत्तेहाद के लिए एक बड़ा चैलेंज पैदा हो सकता है, जिसका खुलासा खुद उमर ने कल बता दिया कि हुकूमती इदारे किस तरीके से काम कर रहे हैं। और बीजेपी पर उन्होंने बराह रास्त इल्जाम आयद किया कि बीजेपी ने जो सॉफ्ट सैंड ये कहते हुए कर दिया कि आजाद उम्मीदवार या हम ख्याल जमातों के साथ हम जाएंगे बाद में, ये एक मेजर गेम प्ले हो सकता है। और उन्होंने लोगों से अपील की कि वो सोच समझ कर वोट का इस्तेमाल करें। लेकिन ये बात सही है, 200 से ज्यादा उम्मीदवार जब मैदान में हो तो ये की चेंज हो सकती है। बहुत शुक्रिया। इशफाक गौहर श्रीनगर से पूरी तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर 44% जो उम्मीदवार हैं आज़ाद बतौर आज़ाद उम्मीदवार इस बार पहले और दूसरे जो फेज हैं असेंबली इंतखाबात के, उनमें वो हिस्सा ले रहे हैं। जब बढ़ते आगे बात जहां हम इंतखाबात की कर रहे थे, इंतखाबात के हवाले से अब ख़वातीन की कितनी रिप्रेजेंटेशन है इन इंतखाबात के दौरान? करीब 13 उम्मीदवार, 300 से ज़ायद जहां उम्मीदवार इस मैदान में हैं, असेंबली इंतखाबात में अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं पर दूसरे और तीसरे मरहले के दौरान 327 में से सिर्फ
13 खवातीन मैदान में हैं और खवातीन की कम नुमाइंदगी पर मुबस्सिरीन का इजहार तशवीश भी किया जा रहा है। सिर्फ 327 उम्मीदवारों में जो 2 मरहले हैं असम्बली इंतखाबात के, उनमें सिर्फ 13 खवातीन शामिल हैं जो असम्बली दौड़ में इस वक्त नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से अब सियासी जो माहिरीन हैं, सियासी मुबस्सिरीन हैं, उनका मानना है कि इस तरह कम ही खवातीन को इन असम्बली इंतखाबात में शामिल करना ये कहीं ना कहीं तशवीश की बात है। कम ही उम्मीदवारों को, खवातीन उम्मीदवारों को सियासी मैदान में ये दर्शाता है कि किस तरह से उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगरचे जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी भारी तादाद है इन असम्बली इंतखाबात के दौरान, लेकिन उनमें चंद ही खवातीन को इस बार इस असम्बली इंतखाबात में शामिल किया जा रहा है। फर्स्ट फेज में भी हमने आपको बताया था कि 219 में से सिर्फ और सिर्फ 9 खवातीन हैं, जिनमें बीजेपी को एक खातून को टिकट गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से 2 को टिकट गया, जेडीयू की तरफ से एक खातून को, जो सेकंड और थर्ड फेज की तरफ हम जा रहे हैं तो वहां पर आपको एक टिकट नजर आएगा। इसी तरीके से आप देखते हैं लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी से आज़ाद उम्मीदवार खतीजा जरीन हैं जो इस बार हैं। इन 11 कैंडिडेट्स में से ईदगाह सेगमेंट से, जहां पर 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, बिस्मा नबी बडगाम से हैं 11 कैंडिडेट्स, जिनमें नीलोफर सज्जाद गंदरू चाडूरा से हैं, और तकरीबन 7 कैंडिडेट्स के आसपास यहाँ पर भी बनते हैं। और मुख्तलिफ ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने माजी में भी कई खवातीन को आगे लाया, और कुछ ऐसी रिवायती सियासी जमातें जिनमें आप देखिएगा पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने आप पीडीपी से देखेंगे तो हजरत बल से आसिया नकाश को मैदान में उतारा गया। 13 उम्मीदवार यहाँ रेस में, शमीमा फिरदौस फिर से मैदान में हैं। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी की रुबीना अख्तर मैदान में हब्बा कदल से हैं, 17 कैंडिडेट्स टोटल, और 31 कॉन्स्टिट्यूंसीज ओवरऑल आप देखेंगे दोनों जगहों से मिलाकर तो ये सारी खवातीन 23 बनती हैं। और टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं? 266 प्लस 219। इमरान नाइकू के पास चलेंगे, श्रीनगर से हमारे साथ हैं। इमरान, फिर से वो सवाल पूछा जा रहा है, खवातीन की नुमाइंदगी कम, वजह क्या पॉलिटिकल पार्टियां, ये जो सवाल पूछा जा रहा था कि लीडरशिप का फुकदान कहीं पर है जब वुमेन विंग्स की बात आती है, या फिर पार्टियों पर यह सवाल लाजमी बनता है पूछना कि पार्टियां शायद ये एतमाद नहीं कर पा रही हैं कि खवातीन को अगर मैदान में उतार देंगे तो गेन करने के बजाय शायद नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल। पहले अगर हम कश्मीर डिवीजन पे नजर डालें, कश्मीर वैली की तरफ देखें, तो फर्स्ट और सेकंड फेज के लिए टोटल 327 उम्मीदवार मैदान में आए हैं, और इनमें सिर्फ खवातीन की जो तादाद है वो 13 है। और पहले फेज के लिए जो 18 तारीख से शुरू हो रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ 5 उम्मीदवार खवातीन हैं, जबकि सेकंड फेज के लिए सिर्फ 8 खवातीन उम्मीदवार हैं। यानी कि ये सिर्फ 3 कुछ इसका ये रेशो बनता है, 4% से कम, इसको 100 में से देखें जी। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे जो खवातीन की जो रिप्रेजेंटेशन है या जो खवातीन का इस असेंबली में उनकी जो हम नुमाइंदगी देख रहे हैं वो बहुत कम है, बहुत कम नहीं बल्कि इंतहाई कम है। लेकिन इसमें बहुत कुछ वजूहात देखे जा सकते हैं। पहले ये कि जिस तरीके से 2019 के बाद सूरत हाल बनी, दूसरा ये कि 10 साल के बाद ये इंतखाबात हो रहे हैं, और 10 साल के बाद इंतखाबात हो रहे, और हर सियासी जमात ये समझती है कि उनके जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस है, जो एक्स लेजिस्लेटर्स है या एक्स एमएलएज हैं, जो ऑलरेडी मैदान में सरगर्म थे, वो ये मौका नहीं गंवाना चाहते हैं, और वो ये समझते हैं कि वो मैदान उन्हीं को मौका दिया जाए, चाहे उनमें खवातीन हो कोई या फिर मर्द हो। तो जाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा मर्द ही है, तो इसलिए उन्हीं को ज़्यादा मौका दिया गया है, ताकि हर सियासी जमात ये समझे कि जो ये 10 साल के बाद इंतखाबात हो रहे हैं, और जो ये 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में एक सफोकेशन पैदा होगी, तो उस हवाले से हर सियासी जमात ये समझती है कि उन्हें असेंबली में रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले, और वहाँ ऐसे नुमाइंदे को भेजे जिसकी ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पे या आम लोगों में फेथ है। और अगर हम मंशूर पर नज़र डालेंगे 2014 के असेंबली इंतखाबात पर, 2024 के असेंबली इंतखाबात पर जो हमारे पास सामने आए, हर सियासी जमात ने मंशूर में वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, खवातीन की बहबूदी की बात की गई है। लेकिन जब इन्हीं सियासी जमातों
कि हम नज़र दोहराते हैं, जब ख़वातीन को मैंडेट देने का मामला आता है तो वहाँ पे कहानी इसके बरक्स होती है। जिसकी जिंदा मिसाल फिलहाल ये इंतखाबात है जो 18 तारीख से शुरू अच्छा, है। हर पार्टी ने वुमेन्स विंग बना के रखी हैं, महिला मोर्चा होता है दोनों प्रोविंसेस के अंदर, और बड़ी पार्टियां भी, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखेंगे, पीडीपी और इंक्लूडिंग बीजेपी, कोई ज्यादा बड़े नाम नजर नहीं आते। कुछ एक जगहों पर नई पार्टियां दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं फीमेल कैंडिडेट्स में। ये वुमेन विंग्स का काम क्या होता है? क्या ये सिर्फ आज मुझे जो कम से कम समझ आ रहा है कि शायद उनसे फीडबैक, या जो आपका फीमेल वोट बैंक है, जो इस बार भी पता चल रहा है कि इन असेंबली इलेक्शंस में खवातीन मर्दों के ज्यादा बहुत सारे फ्रैक्शंस में है, तो क्या वो उस वोट बैंक को माइल करने के लिए इस विंग को इस्तेमाल किया जाता है, या कोई और काम भी है? क्योंकि सब कुछ अगर करा लिया तो टिकट नहीं मिला, फिर क्या? जाहिर सी बात है, इनको वोट बैंक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल अगर आप कल का ही स्टेटमेंट देखेंगे, जो सरकारी एदाद शुमार बताए गए हैं कि श्रीनगर की 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 7.74 लाख वोटर्स की तादाद है, और इनमें सबसे ज्यादा खवातीन वोटर्स है। 3,74,000 कुछ वोटर्स है जो खवातीन के, और मर्द खवातीन से कम है। श्रीनगर की सिर्फ 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज का यह मामला है। दरअसल अगर देखा जाए तो हर सियासी जमात में एक विमेन विंग तो मौजूद है, लेकिन जहां ये सवाल पैदा होता है कि फिर अगर विमेन विंग की एक प्रेसिडेंट होती है, उसका एक हेड होता है, तो उन्हीं को क्यों नहीं मौका मिलता है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो शमीमा फिरदौस विमेन पार्टी विंग की हेड है, हालांकि वो 3 टाइम्स एमएलए। इमरान एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह से हम खवातीन की बात करें, अगर हम देखेंगे ग्राउंड पे जिस तरह से खवातीन अपने साथ खवातीन को जोड़ती हैं एज कम्पेयर टू जो मर्द जो लोग होते हैं इन सियासी जमातों के अंदर, ज़्यादा जो रीच होती हैं वो खवातीन की होती हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ खवातीन को जोड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से खवातीन को नज़रअंदाज करना इन इंतखाबात के दौरान, क्या ये सियासी जमात सोच रही कि वो इंतखाबात जो काफ़ी क्रूशल माने जाते हैं, इसमें वो कोई चांस लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्हें इस इंतखाबात में उन्हें मैंडेट नहीं दिया जा रहा? देखिए गौर साहब, मैंने पहले ही कहा कि हर सियासी जमात ये समझती है कि ये इलेक्शन इंतहाई अहमियत का हामिल है। हर इलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो आज जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, इस इलेक्शन को और ज्यादा अहमियत इसलिए दी जा रही है कि एक तो ये 10 साल के बाद हो रहे हैं, दूसरा है कि 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल डिस्कोर्स या पॉलिटिकल सिनेरियो हमने देखा, तो उस तनाजुर में इसे और अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। और हर सियासी जमात ये समझती है कि उस कैंडिडेट को मौका मिले जिसकी ऑलरेडी फेथ है, जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। और जहां तक खवातीन का ताल्लुक है, आल्दो की खवातीन का एक इम्पोर्टेंट रोल है, ना सिर्फ सियासत में, हर तबके में, एक घर से लेके बड़े से बड़े तबके तक अगर देखें तो ये हम नामुमकिन समझते हैं कोई भी फील्ड जिसमें खवातीन ना हो। लेकिन सियासी चूंकि ये एक अलग इसमें हम तनाजुर में देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि हर सियासी जमात ये समझती है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट वोट बैंक भी होता है। लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं कि खवातीन की रिप्रेजेंटेशन कम है, इसकी मैं समझता हूँ बुनियादी वजह यही है कि ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज है उनके पास ऑलरेडी कैंडिडेट्स है, एक्स लेजिस्लेटर्स है, एक्स एमएलएस है, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर्स है, इसलिए खवातीन को शायद कम स्पेस मिल पाई है। इमरान नाइक को बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए, इस अहम तरीन मौजू पर मुफस्सिल रोशनी डालने के लिए। और इस पर मुबस्सरीन इसलिए भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि इन 10 वर्षों में कहीं पर भी कम आकलन नहीं होना चाहिए, आका जाना चाहिए। खवातीन का जो रोल आप देखिएगा इलेक्टोरल प्रोसेस की तरफ ले जाने में, लाने में, या वोटरों को माइल करने में और सूरत हाल बेहतर रहे, इसको आप जब फीमेल्स का भी या फीमेल लीडरशिप का तमाम पार्टियां मिलाकर आप देखते हैं उनका रोल है, तो वो पॉजिटिव सेंस की तरफ इशारा करता है। लेकिन मैंडेट क्यों नहीं, ये पार्टियों को ज़रूर जवाब देना होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर वापस आएंगे तो वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा तीनों जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। इस पर मुकम्मल तफसीलात, साथ साथ कुछ और ख़बरें भी। इंतज़ामिया ने मुतअद्दिद इलाकों के अंदर न सिर्फ लंबतदारों, तहसीलदारों तक कार्रवाइयाँ की हैं, बल्कि साथ साथ सरकारी मुलाजमीन जिनकी निस्फ दर्जन से ज़ायद तादाद बनती है, मुअत्तल कर दिए हैं।